तो आज जो हम लोग टॉपिक देख रहे थे, ये था हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। और फ्रिक्शनल फोर्स में हम लोगों को ये समझना था कि फ्रिक्शनल फोर्स ओरिजिनेट कैसे होता है। तो जैसे मैंने आप लोगों को समझाया था पहले कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है, ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन के कारण होता था। तो यहाँ पर आज उसी चीज को हम यहाँ पर भी समझेंगे। जैसे सपोज कीजिए एक कैपिटल एम और स्मॉल एम है ना, दो ब्लॉक इस तरह से अगर रखा जा रहा है एक के ऊपर एक, और हम अगर नीचे वाले ब्लॉक को खींचते हैं तो स्मॉल एम कैपिटल एम के साथ क्या करता है, मूव करता है। तो स्मॉल एम कैसे मूव किया, इसको आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो? अब ये नहीं बोल सकते हो क्योंकि कैपिटल एम के ऊपर स्मॉल एम खड़ा है ना, कैपिटल एम के ऊपर स्मॉल एम है, इसी कारण से हमारा स्मॉल एम जाएगा, ऐसा आप नहीं बोल सकते हो। क्योंकि आप जो फोर्स लगा रहे हो हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहे हो, एक्स डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, और स्मॉल एम का मोशन भी एक्स डायरेक्शन में हो रहा है। तो स्मॉल एम का मोशन अगर एक्स डायरेक्शन में हो रहा है तो कोई ना कोई फोर्स उसको एक्स डायरेक्शन में मिलना चाहिए। न्यूटन के अकॉर्डिंग यही आइडिया था। तो कौन सा फोर्स है यहाँ पर, है ना? तो देखिए, फ्रिक्शनल फोर्स जो है, ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के इंटरेक्शन के कारण निकलता है, और वो इंटरेक्शन जो है अट्रैक्टिव इंटरेक्शन जो रहता है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जैसे आपस में रिपेल करते हैं, है ना, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन उस तरह से आपस में अट्रैक्ट भी होते हैं जब ये ऑपोजिट स्पिन करते हैं। बिकॉज ऑफ ऑपोजिट स्पिन, जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में अट्रैक्ट होते हैं तो उस दौरान वो लोग छोटे छोटे वीक बॉन्ड्स बना लेते हैं, और वही बॉन्ड्स एक्चुअली यहाँ पर जो है फ्रिक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। जैसे ही आप स्मॉल एम को कैपिटल एम के ऊपर रखोगे तो स्मॉल स्मॉल बॉन्ड्स बन जाएंगे, और वही बॉन्ड के कारण एक्चुअली क्या है, जब आप कैपिटल एम को खींच रहे थे तो स्मॉल एम जो है कैपिटल एम के साथ साथ गया, जो बॉन्ड्स उनके बीच में क्रिएट हो रहा था। तो एक्चुअली यहाँ पर जो बॉन्ड जो थे उनमें कौन से फोर्स डेवलप होते हैं, तो बॉन्ड जो है उसमें एक रस्सी की तरह से टेंशन फोर्स डेवलप होते हैं। तो टेंशन फोर्स का जो नेचर है वो कैसा रहेगा? तो देखिए, कैपिटल एम को जब आप खींच रहे थे राइट साइड, तो रस्सी में जो टेंशन डेवलप होगा, है ना, या बॉन्ड में जो टेंशन डेवलप होगा, वो टेंशन एक्चुअली क्या करेगा, कैपिटल एम को आगे बढ़ने से तो रोकेगा, लेकिन वही टेंशन स्मॉल एम को क्या करेगा, आगे बढ़ने के लिए हेल्प करेगा। तो इस तरह से फ्रिक्शनल फोर्स जो है बिहेव करता है। और ये आप प्रैक्टिकली अगर आप इससे पहले जो न्यूटन लॉ मोशन देखे थे तो उसमें भी आप देख सकते हो। जैसे कि हमारा ये इफेक्ट, अगर रस्सी डायरेक्टली अगर स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच में अगर जुड़ा रहे इस तरह से, और आप एक फोर्स लगा करके अगर इस सिस्टम को खींचते हो, तो हो क्या रहा था, तो हो ये रहा था कि भाई जो रस्सी में जो टेंशन था वो कैपिटल एम को आगे बढ़ने से रोकेगा, है ना, लेकिन वही टेंशन स्मॉल एम को क्या करता है, हेल्प करता है। तो देखो, फ्रिक्शन का ऐसा ही नेचर रहता है मोस्टली, है ना, एक बॉडी को रोकता है तो किसी बॉडी को वो हेल्प करता है, ठीक है। अब इसमें न्यूटन ने किस तरह से मैथमेटिकली चीजों को कैलकुलेट किया था, आइए इसको समझते हैं। देखिए, न्यूटन ने फ्रिक्शनल फोर्स को एनालाइज करने के लिए, है ना, एक इंक्लाइन का कंसेप्ट ढूंढ, क्योंकि न्यूटन को एक वेरिएबल फोर्स चाहिए था, और वो वेरिएबल फोर्स से उसको जो है फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। तो ऐसे टाइप के कोई सरफेस पे अगर किसी मास को रख दो, है ना, इस फोर्स की वैल्यू को आप आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाओ, और एक मोमेंट में मूव करना चालू कर देगा। तो मूव करना चालू कर देगा, उस मोमेंट पे आप बोल सकते हो कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है और अप्लाइड फोर्स है दोनों इक्वल हो चुके हैं। तो उससे आपको फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू तो पता चल जाती है। लेकिन ये फोर्स जो है वो वेरिएबल फोर्स आप लगाओगे कैसे? थ्योरेटिकली बोलना आसान है, लेकिन प्रैक्टिकली करना या निकालना बहुत ही मुश्किल है। तो इसलिए न्यूटन ने जो टेक्निक लगाया था वो था एक इंक्लाइन का, है ना, उसने इस तरह से इंक्लाइन प्लेन लिया, ऐसा। और इस इंक्लाइन प्लेन को क्या किया, ये मान लो कार्ड, ये मान के लिए ये प्लाईबोर्ड का टुकड़ा ले लिया इस तरह का, है ना, और ऐसे प्लाईबोर्ड के टुकड़े के ऊपर क्या किया, मास को ऐसा रख दिया, ये मास रख लिया। अब क्या किया उसने, अब देखो इस प्लाईवुड का जो एंगल है थीटा, इसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाने लगा, है ना। आप खुद सोच के देख लो, है ना, अगर ये एंगल थीटा बहुत ही कम होगा, है ना, शुरुआत में तो सरकेगा नहीं, क्योंकि अब हम लोग यहाँ पे फ्रिक्शन को भी कंसिडर कर रहे हैं। फ्रिक्शन के कारण क्या होगा, स्मॉल एम जो है गिरेगा, सरकेगा नहीं, है ना। तो अगर मान लीजिए, So mic unmute. देखिए, यहाँ पर हम लोग जो है इंक्लाइन को हम अगर खड़ा करते चले जाएंगे, खड़ा करते चले जाएंगे, है ना,
जैसे हम इसको खड़ा करते चले जाएंगे, खड़ा करते चले जाएंगे, तो एक मोमेंट ऐसा आएगा जब ये सरकने ही वाला होगा, होगा कि नहीं? जिस वक्त ये सरकने ही वाला होगा। और ऐसे क्वेश्चन हम लोग इससे पहले न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में कर चुके थे, याद कीजिए, बेसिक वाले में कर चुके थे। तो देखिए, जिस वक्त ये सरकने ही वाला होगा, है ना, अभी सरका नहीं है, सरकने ही वाला है, उस मोमेंट पे अगर फोर्सेस को एनालाइज करो, तो ये चीज हम लोग पहले जो कर चुके थे उसी के अकॉर्डिंग मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ। इस डायरेक्शन में जो फोर्स का कंपोनेंट बनता था mg का, है ना, ये था mg sin थीटा, याद आ रहा है आप लोग को, है ना। और इस डायरेक्शन में जो फोर्स का कंपोनेंट बनता था, ये बनता था mg cos थीटा। इसको मैं रफ वर्क में दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मेन फिगर है, यहाँ पे इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ, एक दूसरे फिगर में आपको करके दिखा रहा हूँ। जैसे ये इंक्लाइन था, तो इंक्लाइन के यहाँ पर ये पिछले क्लासेस में हम लोगों ने किया था कि जब एक मास यहाँ पे रखा जाता है, इफ दिस एंगल इज थीटा, तो मैंने कहा था कि इधर नीचे की तरफ अगर mg एक्ट कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इसका कंपोनेंट अगर बनाएंगे एक हॉरिजॉन्टल या एक मतलब एक इंक्लाइन के पैरेलल और एक इंक्लाइन के परपेंडिकुलर, तो सिंस दिस एंगल इज थीटा, तो यहाँ पर ये एंगल थीटा होता था। ये सब मैंने ज्योमेट्री आप लोगों को समझाया था, प्रीवियस लेक्चर देख लीजिएगा या नोट्स उसका देख लीजिएगा। तो यहाँ पे जो कंपोनेंट आता था, है ना, और यहाँ पे जो कंपोनेंट आता था, सिंस थीटा इज हियर, तो इस डायरेक्शन में होता था mg का cos कंपोनेंट और यहाँ पर mg का साइन कंपोनेंट, ये हम लोगों ने देखा था कि नहीं। और इस डायरेक्शन में मैंने क्या कहा था, कांटेक्ट है तो कांटेक्ट फोर्स लगेगा, और कांटेक्ट फोर्स हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर। लेकिन पीछे की तरफ उसका कोई फोर्स नहीं था, व्हाई? बिकॉज हम फ्रिक्शनल फोर्स डील नहीं कर रहे थे, हम कह रहे थे हम आइडियल केस डिस्कस कर रहे थे जहाँ पे नो फ्रिक्शन, है ना। तो इसलिए आइडियल केस के केस में हम यहाँ पर सिर्फ mg cos to mg sin इन्हीं को कंसीडर कर रहे थे एज वेल एज कांटेक्ट फोर्स को, और कोई फ्रिक्शन नहीं। लेकिन अब तो करना पड़ेगा, है ना, अब तो हम रियल वर्ल्ड में हम एनालाइज कर रहे हैं। देखो, mg cos थीटा जो है ये अभी भी उसी तरह हो गया, mg sin थीटा ये हो गया, और इस डायरेक्शन में हमारा कांटेक्ट फोर्स। लेकिन हम किस कंडीशन में ये हम एनालाइज कर रहे हैं, जिस वक्त ये जो ब्लॉक है ये स्लाइड करने ही वाला है ना। तो यहाँ पे एक नोट लिख देता हूँ, है ना, द ब्लॉक इज अबाउट टू स्लाइड। ये जो ब्लॉक है ये स्लाइड करने ही वाला है, ठीक है, अभी स्लाइड हुआ नहीं, स्लाइड करने ही वाला है। तो स्लाइड हुआ क्यों नहीं, एमवी साइड खींच रहा था, तो भैया फ्रिक्शन है ना पीछे, ठीक है, फ्रिक्शन था, और ये फ्रिक्शनल फोर्स ही इसको रोक रहा था, तो फ्रिक्शनल फोर्स का नाम दे दिया। हालांकि आप समझ सकते हो कि ये एक्चुअली ऐसा हुआ क्यों था। तो देखो, हुआ ही इसलिए था, स्मॉल एम और कैपिटल एफ के जैसे ये रस्सी जैसा जो है इफेक्ट है ना, बॉन्ड जो क्रिएट हो जा रहा था फ्रिक्शन के कारण, उसी तरह से स्मॉल एम और ये जो तुम्हारा जो प्लाईबोर्ड है ना, ये प्लाईवुड के बीच में बॉन्ड क्रिएट हो जा रहा था, और उस बॉन्ड के कारण एक्चुअली जो है ये नीचे गिर नहीं रहा था, mg sin थीटा से खींच रहा है और ये गिर नहीं रहा है। तो यहाँ पर एक्चुअली ये फ्रिक्शनल फोर्स उसी को न्यूटन ने कहा था, है ना, जो रस्सी में एक्चुअली जो अंदर टेंशन रहेगा या बॉन्ड में जो टेंशन रहेगा, उसी टेंशन को न्यूटन ने एक्चुअली फ्रिक्शनल फोर्स कह दिया था, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो देखिए, अब ये तो उसने बना दिया इक्वेशन, है ना, मतलब एक सिचुएशन, और इस सिचुएशन में देख लीजिए कौन कौन सा फोर्स किसको बैलेंस कर रहा है। वाई डायरेक्शन या परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन अगर आप देखोगे, है ना, तो आपको साफ दिख रहा है भैया स्मॉल एम में, है ना, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन एंड और mg cos थीटा एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, और पैरेलल टू द इंक्लाइन जो है f और mg sin थीटा एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा कि अभी ये स्लाइड किया नहीं है, ये स्लाइड करने वाला है, स्लाइड करने के कगार पे है ना, द ब्लॉक इज अबाउट टू स्लाइड, इसलिए लिख दिया। तो उस सिचुएशन में अगर हम यहाँ पे इक्वेशन बनाए तो इक्वेशन कैसा दिखेगा, देखो इक्वेशन आपको दिखेगा f इज इक्वल टू mg sin थीटा, पहला इक्वेशन, है ना। दूसरा इक्वेशन क्या आएगा, तो दूसरा इक्वेशन आएगा n इज इक्वल टू mg cos थीटा, है ना, ये दूसरा इक्वेशन आ गया आपका। अब दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, क्योंकि हमको f की वैल्यू निकालनी है ना, तो f की वैल्यू निकालनी है, और ये थीटा हमको मान लो पता है, या अगर थीटा वगैरह नहीं पता तो हम रिलेट कर सकते हैं। लेकिन देखो, ये f की वैल्यू हम डायरेक्टली यहाँ से भी पता कर सकते थे ना, कि mg sin थीटा की वैल्यू क्या है, f की वैल्यू। लेकिन कई बार क्या है कि इसको जनरलाइज करना चाहते हैं हम, किसके रेस्पेक्ट में, n के रेस्पेक्ट में, ये जो स्पर्श बल है, कांटेक्ट फोर्स है, इसके रेस्पेक्ट में। तो इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, एक फॉर्मूला बनाते हैं, और वो फॉर्मूला को हम कैसे बनाते हैं, देखो, क्यों ना हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को डिवाइड करते हैं, है ना, क्यों ना हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को डिवाइड करते हैं, है ना, डिवाइडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। तो डिवाइडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन डिवाइड कर दिया, बताओ क्या आएगा, f by n, है ना, डिवाइड कर दिया। और दाएं तरफ क्या आएगा भैया, mg sin थीटा बाई mg cos थीटा, mg mg तो कट जाएगा, क्या रह जाएगा, tan थीटा रह जाएगा। और इसी रिलेशन में अगर देखोगे तो f इक्वल टू क्या आ गया, tan थीटा टाइम n, ये रिलेशन आ गया, है ना, f इक्वल टू tan थीटा टाइम्स n। और ये जो tan थीटा का ये जो थीटा है, ये क्या है, ये तो कांस्टेंट है, क्योंकि हम किस समय की
थीटा निकाले, जिस समय ये ब्लॉक जो था ये स्लाइड करने ही वाला था, सरकने ही वाला था, तो वो थीटा एक तरह से क्या है, कांस्टेंट है आपका, है ना, वो वेरिएबल वाला थीटा नहीं है, क्योंकि हम उस पर उस थीटा को रोक के रखे हैं, थीटा उसको बढ़ने नहीं दे रहे, क्योंकि हमारा जो ब्लॉक है वो स्लाइड करने ही वाला है, स्लाइड हुआ नहीं है ना। तो ये जो tan थीटा है ना, इसी को बाद में न्यूटन ने कहा फ्रिक्शन का कोफिशिएंट, है ना, फ्रिक्शन का नियतांक, है ना। और इसीलिए आज हमारा फ्रिक्शन का जो रिलेशन हम जो लिखते हैं, आप लोगों ने बुक में देखा होगा, न्यू टाइम्स एन, है ना। ये डेफिनेशन इसीलिए हम देते हैं। देखिए, जब हम लोगों ने, है ना, इस 10 केजी के ब्लॉक पे 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, है ना, और फ्रिक्शन कोफिशिएंट बताया गया था 0.5, तो हमने इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, है ना, फोर्सेस का डायग्राम बनाया, तो mg फोर्स नीचे, एनडेस ऊपर की तरफ, राइट साइड में 5 न्यूटन का हमने फोर्स अप्लाई किया था, ये दिखा दिया, है ना, और लेफ्ट साइड में ऑब्वियसली फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा। लेकिन होता क्या है, जब आप एनडेस कैलकुलेट करते हो तो आप पाते हो एनडेस की वैल्यू mg 10 × 10, so दिस इज 100 न्यूटन। और जब आप फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हो तो आप पाते हो इट इज 50 न्यूटन, व्हेयरएज आप जो अप्लाई कर रहे थे वो 5 न्यूटन है। अब देखिए एक छोटा सा कंसेप्ट न्यूटन का, न्यूटन ने क्या कहा था, जब बॉडी रेस्ट पे रहेगा, है ना, जब बॉडी रेस्ट पे रहेगा तो नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। जब भी बॉडी रेस्ट पे रहता है नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। यानी कि अगर सामने की तरफ 5 न्यूटन का फोर्स है तो पीछे भी तो 5 न्यूटन का फोर्स ही होना चाहिए ना, है ना, तभी तो बॉडी रेस्ट पे रहेगा। नहीं तो अगर आप ये इमेजिन करो, अभी थोड़ी देर पहले जैसे अगर न्यूटन के अकॉर्डिंग अगर हम करने जाते कि पीछे जो एफ है उसको 50 न्यूटन कर दो, तो राइट साइड में 5 न्यूटन, पीछे 50 न्यूटन, तो पीछे चला जाएगा, ऐसा नहीं है ना। तो अभी भी जो मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था आप लोग को, कि आप इसको एक बॉन्ड की तरह से सोचिए, बॉन्ड, है ना, फ्रिक्शनल फोर्स को एक बॉन्ड की तरह से सोचिए, और उस बॉन्ड में जो टेंशन है उसके बारे में आप सोचिए। अब चलो इसको एक छोटा सा एग्जाम्पल में पहले इस तरह से दिखाता हूँ, आप खुद सोच के बताइएगा, आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम्पल आप ट्राई कर चुके हो। टेंशन वाला एग्जाम्पल, मान लो ये ब्लॉक जो है एम मास है ना, और इसको नीचे की तरफ जो ग्रेविटेशनल फोर्स मिल रहा था वो mg, और रस्सी को जो, रस्सी में जो फोर्स था वो था टेंशन फोर्स। हम बोल रहे हैं कि ये जो स्मॉल एम वो रेस्ट पे है, स्मॉल एम अगर रेस्ट पे है तो टी किसके बराबर होगा, टी इक्वल टू mg के बराबर होगा, है ना। तो देखिए टी इक्वल टू mg के बराबर है, ओके। अब मुझे ये बताओ, मान लो ये जो मैक्सिमम टेंशन है जो रस्सी बियर कर सकता है, सपोज कर लो ये 100 न्यूटन, ठीक है, मतलब रस्सी जो है 100 न्यूटन का भार ही झेल पाता है, उससे ज्यादा हो जाएगा तो टूट जाएगा, मतलब 101 न्यूटन हो गया तो रस्सी टूट जाएगा, ठीक है। तो उसको मैक्सिमम टेंशन रस्सी का भी बोला जाता है, या लिमिटिंग टेंशन रस्सी का ऐसा कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए अब मान लो मैंने यहाँ पे 1 केजी का ब्लॉक उठा लिया, सपोज कीजिए वॉल्यूम जो है वो 1 केजी है, और जी की वैल्यू हम 10 लेंगे, ठीक है। 1 केजी इंटू 10 कितना हो गया, 10 न्यूटन, यानी कि 10 न्यूटन फोर्स है, तो रस्सी तो टूटेगा नहीं आराम से, क्योंकि रस्सी 100 न्यूटन तक झेल सकता है। तो अल्टीमेटली रस्सी में टेंशन क्या 100 न्यूटन हो जाएगा क्या, नहीं ना, रस्सी झेल सकता है 100 न्यूटन, है ना, रस्सी मैक्सिमम कितना झेल सकता है 100 न्यूटन। लेकिन स्मॉल एम तो इक्विलिब्रियम पे है, तो स्मॉल एम अगर इक्विलिब्रियम पे है, स्मॉल एम अगर 10 न्यूटन है तो टी को भी कितना होना चाहिए, 10 ही न्यूटन ना होना चाहिए, है ना। टी इक्वल टू mg हम जानते हैं, तो इसलिए टी इक्वल टू क्या हो जाएगा mg, और mg की वैल्यू अगर 10 है तो टी की वैल्यू भी कितना हो जाएगा 10। चलो मास को बढ़ा दो, 2 केजी कर दो, मास को बढ़ा के 2 केजी कर दिया, तो ये हो गया 20 न्यूटन, है ना। तो फिर हमारा टी भी कितना हो जाएगा, ये भी 20 न्यूटन। मास को और बढ़ाओ 3 केजी, तो टी कितना हो जाएगा 30 न्यूटन, है ना, mg 30 न्यूटन, टी भी 30 न्यूटन। ऐसे बढ़ाते चले जाओ, बढ़ाते चले जाओ, और पहुंच के कहाँ पे हम 7 न्यूटन, 70 न्यूटन पे, मतलब स्मॉल एम की वैल्यू मान लो 7 केजी है और जी की वैल्यू 10 है, तो mg हो जाएगा 70 न्यूटन, तो टी भी कितना हो जाएगा 70 न्यूटन। तो देखो टी की वैल्यू मास जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे हो टी की वैल्यू बढ़ते जा रहे हो, तो टी की वैल्यू जो है वो क्या है, सेल्फ एडजस्टिंग है ना। जो टेंशन इन द स्ट्रिंग है वो सेल्फ एडजस्टिंग, वो अपने आप को एडजस्ट कर रहा है, ठीक है। जैसे जैसे स्मॉल एम की वैल्यू बढ़ा रहे हो तो mg फोर्स की वैल्यू बढ़ने लगी, तो साथ ही साथ रस्सी का जो टेंशन है वो भी बढ़ने लग गया, है ना। तो टेंशन जो है इसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ एडजस्ट कर रहा है अपने आप को, ठीक है। लेकिन कब तक करेगा, ठीक है। मान लो थोड़ी देर के बाद आपने मास इसका बढ़ा करके कर दिया 10 केजी का, जैसे 10 केजी का किया, 10 इंटू जी यानी कि हो गया 100 न्यूटन, है ना। तो ये टीवी कितना हो जाएगा 100 न्यूटन, लेकिन खतरनाक घंटी बढ़ चुका, बल खतरनाक घंटी जो है बच गया। क्या है, रस्सी में जो टेंशन का मैक्सिमम वैल्यू था वही 100 न्यूटन है, मतलब अब ये रस्सी टूटने के कगार पे आ चुका है, रस्सी जो है टूटने ही वाला होगा, है ना, ऐसा सिचुएशन। तो अब अगर मान लो मैं स्मॉल एम की वैल्यू अगर 10 केजी के बाद और थोड़ा सा ही बढ़ा लूं, है ना, 10.1 ग्राम भी अगर कर दूं, तो रस्सी क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, है ना, ये उसका मीनिंग होता है, ठीक है। लेकिन देखो
इसका मतलब ये नहीं हुआ ना कभी टी मैक्स की वैल्यू 100 न्यूटन, यहाँ पे हमने टी के वैल्यू के बराबर लिख दिया। टी का वैल्यू क्या कर रहा था, वो एमजी को देख करके वो अपना एडजस्ट हो रहा था, टी की वैल्यू एडजस्ट होता चला गया, एडजस्ट होता चला गया, कब तक, मैक्सिमम वैल्यू तक, और उसके बाद क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। एग्जैक्टली यही नेचर एक्चुअली फ्रिक्शनल फोर्स का भी होता है। देखो यहाँ पर क्या चीज था, जो आप म्यू टाइम एंडेज जो कैलकुलेट कर रहे हो ना, ये एक्चुअली मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कैलकुलेट कर रहे हो। म्यू टाइम्स एंडेज जो है मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स, यानी कि जैसे रस्सी का टी मैक्स उस तरह का। तो ये 50 न्यूटन था, तो इसलिए यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ, है ना, वो 50 न्यूटन नहीं रहेगा, है ना। वो कब आएगा वो अभी देखा बताओ, है ना। तो आप शुरुआत कर रहे हो, 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, लेकिन ये मूव नहीं कर रहा है, बोलते तो मूव नहीं कर रहा है मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, रेस्ट। तो रेस्ट कंडीशन है तो पीछे भी कितना रहेगा, 5 न्यूटन ही रहेगा। जैसे इस रस्सी में ये टी की वैल्यू जो mg के बराबर होता चला गया। इसको 6 न्यूटन कर दो तो पीछे भी 6 न्यूटन, 10 कर दो ये भी 10 हो जाएगा, इसको 20 कर दो ये भी पीछे 20 हो जाएगा, इसको 40 कर दो, है ना, सामने की तरफ इसको 40 कर दो, पीछे भी 40 हो जाएगा, 45 कर दो पीछे भी 45 हो गया। अब कर दो इसको सामने की तरफ 50, है ना, तो पीछे की तरफ भी ये f क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। लेकिन हाँ, अब वही चीज है कि अब ये जो f है, ये f max है, दोनों की वैल्यू बराबर हो चुकी है, यानी कि अब इसको और बढ़ाओगे तो ये लेकिन नहीं बढ़ेगा, रस्सी से टूट जाएगा आगे, है ना। टी मैक्स 100 अगर हो चुका है, एमजी की वैल्यू और थोड़ा बढ़ा दो रस्सी टूट जाएगा। तो उसी तरह से अब अगर इसको 50 न्यूटन के बाहर और ज्यादा बढ़ा देते हैं, यानी कि 51 न्यूटन इसको कर दो, तो ये एफ की वैल्यू जो है अब और बढ़ेगा नहीं, क्योंकि वो मैक्सिमम जो थी उसकी वैल्यू 50 न्यूटन वहां तक पहुंच चुकी है। तो अब क्या हो जाएगा, रस्सी टूट जाएगा, जैसे वैसे बॉन्ड टूट जाएगा, और बॉन्ड टूटेगा तो ये आगे चल पड़ेगा। बोलिए समझ में आया क्या, है ना। तो ये इफेक्ट एक्चुअली आपको लोगों को मिलता है। तो दैट्स व्हाई यहाँ पर जब मैंने आपसे पूछा था कि क्या ये ब्लॉक मूव करेगा, पहले पहले नहीं, ठीक है, नहीं मूव किया। तो फिर यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कितना है, तो अगर किसी ने गलती से बोल दिया फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू न्यू टाइम्स एन और इट इज कैलकुलेटेड एज 50 न्यूटन, और 50 न्यूटन कैलकुलेट करके आंसर बोल दिया 50 है, तो गलत हो गया। फ्रिक्शनल फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू 50 न्यूटन है, जबकि जो फ्रिक्शनल फोर्स जो यहाँ पे प्रेजेंट है इट इज ओनली 5 न्यूटन, है ना। क्योंकि ये रेस्ट पे है, अगर रेस्ट पे है तो दाएं तरफ अगर 5 न्यूटन लगा रहे तो बाएं तरफ भी तो 5 न्यूटन ही आएगा ना, इक्विलिब्रियम में। बोलिए समझ में आ गया सबको।